समतल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं 3 असंरेखी बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल के समीकरण के बारे में। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक त्रिविमीय तल लेते हैं। सबसे पहले एक्स वाई और ये जेड अक्ष हो जाएंगे आपके। चलिए यहाँ पे दर्शा देता हूँ, एक्स वाई और ये जेड हो गया आपका। मैं इस पर एक समतल ले लेता हूं, किसी भी प्रकार से आप एक समतल ले सकते हो। चलिए हमारा यह एक समतल हो गया और हमें 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट लेना है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर एक बिंदु ए ले लेता हूं, यहां पे एक बिंदु बी ले लेता हूं और इधर एक बिंदु सी ले लेता हूं। तीनों नॉन कोलिनियर है और जिनके पोजीशन वेक्टर ना मैं यहाँ पे दर्शा दूंगा, एक को वेक्टर ए, एक को वेक्टर बी और एक को वेक्टर सी। चलिए ए का, ये बी का पोजीशन वेक्टर और ये सी का पोजीशन वेक्टर। चलिए तो ये आपका वेक्टर ए हो गया, यह वेक्टर बी हो गया और यह जो हो गया वेक्टर सी हो गया। मैं एक अन्य बिंदु ले लेता हूं समतल पर पी, ठीक है, और जिसका पोजीशन वेक्टर जो है हमारे पास दिया है, पोजीशन वेक्टर जो दिया है वेक्टर आर है। यह हम लोग मान लेते हैं, ये मान लेते हैं माना तीन बिंदुएं ए, बी तथा सी समतल पर स्थित है, समतल पर स्थित है, जो असंरेख है। ये ध्यान रखना है कि ये असंरेख बिंदु है। देख रहे हैं ना, एक ही रेखा में नहीं है, ये तीनों बिंदु असंरेख है तथा जिनका स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर ए, वेक्टर बी तथा वेक्टर सी है। और हमने एक अलग से बिंदु लिया है, माना बिंदु P समतल पर स्थित है और जिसका जो पोजीशन वेक्टर है ना वह वेक्टर आर है। और बाकी बिंदुओं का देख ही रहे हैं, ए का है आपका वेक्टर ए और फिर आपका बी का स्थिति सदिश है वेक्टर बी और सी का पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति सदिश है वेक्टर सी। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहां पे कहूं कि वेक्टर पी ए का वैल्यू, वेक्टर ए पी का वैल्यू क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर पी के स्थिति सदिश में से ए का स्थिति सदिश घटा देंगे, यानी कि वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए कहोगे। वेक्टर एपी की बात ही ना करोगे, चलिए है ना। अच्छा, अगर वेक्टर ए बी की बात करेंगे तो क्या कहोगे, तो सर बी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर घटा देंगे, यानी कि वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। अच्छा, अगर मैं ए सी का पोजीशन वेक्टर बात करूं तो आप कहोगे कि सी के पोजीशन वेक्टर में से, वेक्टर ए सी की बात करूंगा तो सी के पोजीशन वेक्टर में से किसका घटाएंगे, ए का, यानी कि वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए हो जाएगा। ठीक है, तो हमने वेक्टर ए बी भी निकाल दिया और वेक्टर ए सी भी निकाल दिया। ठीक है, अच्छा वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी निकाल दिए। अब मैं यहां कहूं कि वेक्टर ए बी और क्रॉस वेक्टर ए सी क्या होगा, तो देखो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, तो इन दोनों पर एक लंब सदिश होगा, यानी वेक्टर ए सी पर और वेक्टर ए बी पर, दोनों पर हमें एक लंब सदिश प्राप्त होगा। यही आपका क्या होगा, आपका क्या होगा, तो वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी के बराबर होगा, समझे ना। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं वेक्टर ए पी आपके समतल पर स्थित एक क्या है, समतल पर स्थित एक आपकी क्या है, सदिश है, और समतल पे लंब सदिश आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी। तो जब इस पे लंब है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट बराबर 0, तो यहां लिख सकते हैं कि वेक्टर ए पी डॉट में वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी
बराबर में 0। तो AP का वैल्यू हो जाएगा वेक्टर R माइनस वेक्टर A और डॉट यहां पर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ना, तो वेक्टर आप यहां पर वेक्टर AB का वैल्यू क्या लिख सकते हो, तो वो हो जाएगा वेक्टर B माइनस वेक्टर A और क्रॉस वेक्टर AC का वैल्यू क्या लिख सकते हो, वेक्टर C माइनस वेक्टर A बराबर में 0। तो ये आपका कार्तीय रूप में फॉर्मूला, वेक्टर रूप में आपका फॉर्मूला आ गया जब तीन असंरेखी बिंदुओं से आपका समतल गुजरेगा तब। अब इसका कार्तीय रूप देख लिया जाए। कार्तीय रूप मैं अगर यहां पर बिंदु A का निर्देशांक x1 y1 z1 ले लूं, B का x2 y2 z2 ले लूं, C का निर्देशांक x3 y3 z3 ले लूं और P का निर्देशांक x y z लूं, तो इस कंडीशन के अनुसार हमारा सबका स्थिति सदिश क्या होगा, वेक्टर R का, यानी कि कहने का मतलब कि आपका OP का स्थिति सदिश क्या होगा, एक्स आई कैप वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप। चलिए, और फिर आपका वेक्टर ए का यानी ओ ए का क्या हो जाएगा, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। ठीक है, OB का यानी कि वेक्टर बी का x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, और C का यानी वेक्टर OC यानी कि वेक्टर C बराबर में हो जाएगा x3 आई कैप y3 जे कैप z3 के कैप। तो वेक्टर R माइनस वेक्टर A का मान क्या होगा, इन सबको निकालना होगा ना। वेक्टर R माइनस वेक्टर A x माइनस x1 आई कैप प्लस y माइनस y1 जे कैप प्लस z माइनस z1 के कैप हो जाएगा। वेक्टर B माइनस वेक्टर A का मान क्या आएगा, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। वेक्टर C माइनस वेक्टर A का मान x3 माइनस x1 आई कैप y3 माइनस y1 जे कैप और प्लस z3 माइनस z1 के कैप। और इसमें मैं रखूंगा तो यह किसके बराबर हो जाएगा, तो यह डिटर्मिनेंट ऑफ, यहां पे मैं लिख सकता हूं x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 बराबर में 0 के ये बराबर है, कार्तीय रूप में हो गया। समझ गए। चलिए अब देखते हैं समतल के समीकरण का अंतःखंड रूप, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। मैं मान लेता हूं, माना समतल का x y तथा z अक्षों के साथ अंतःखंड क्रमशः A, B तथा C है। ठीक है, चलिए यह आपका x अक्ष हो गया, यह आपका y अक्ष हो गया और यह आपका z अक्ष हो गया। ठीक है, यह x, यह y और यह आपका z अक्ष हो गया। अंतःखंड मत समझते हैं ना कि यह x अक्ष पे A बिंदु पर काट रहा है, A 0 0 हो जाएगा। y अक्ष पे क्या हो जाएगा, y अक्ष पे B अंतःखंड है यानी 0 B0 यहां लिखेंगे, और z अक्ष पे अंतःखंड जो है उसका C है यानी कि 0 0 C इसका निर्देशांक हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका समीकरण क्या होगा, इसका समीकरण क्या होगा, इस समतल का समीकरण क्या होगा। तो अभी हमने देखा था तीन असंरेखी बिंदुओं से जब कोई समतल गुजरता है तो उसका समीकरण क्या होता है। तो हम लोग उसी फॉर्मूला को यहां लगा देंगे तो काम नहीं हो जाएगा हमारा।
चलिए तो हम लोग वही फॉर्मूला लगा देते हैं, आसानी से यहाँ समझा पाएंगे हम लोग। तो हम देखो इसको हम लोग x1 y1 z1 मान लेते हैं, इसको हम लोग x2 y2 z2 मान लेते हैं, और इसे हम लोग x3 y3 z3 मान लेते हैं। तो समतल का समीकरण के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, अभी जो बढ़े थे कार्तीय रूप में, x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1। फिर यहाँ पे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। फिर उसके बाद x3 माइनस में x1 y3 माइनस में y1 और z3 माइनस में z1 बराबर 0। यानी यहाँ आ जाएगा x माइनस a y z माइनस a b 0 माइनस a 0 c बराबर में 0। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। एक काम करते हैं, चलो ना पहला वाला ही रो लेके चलते हैं, x माइनस a लेते हैं, आपका आएगा b 0 0 c माइनस y माइनस a 0 माइनस a c प्लस z, फिर आपका आ जाएगा माइनस a b माइनस a 0 बराबर में 0। यही ना हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं, x माइनस a यहाँ पर आ जाएगा बी सी माइनस y यहाँ आएगा माइनस का ए सी प्लस का 0, यहाँ पे z यहाँ आएगा माइनस 0 और प्लस का ए बी, तो यहाँ हो जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा बी सी माइनस का ए बी सी प्लस का ए सी वाई प्लस का ए बी जेड बराबर में 0। एक काम करते हैं, ये माइनस का जो ए बी सी है ना उधर ले जाते हैं, तो बी सी एक्स प्लस ए सी वाई और प्लस का ए बी जेड बराबर में ए बी सी प्लस का हो जाएगा। इसको भाग में लाते हैं, तो बी सी एक्स बट्टा में ए बी सी अलग अलग कर देते हैं, ए सी वाई बट्टा में ए बी सी, ए बी जेड बट्टा में ए बी सी और बराबर में 1 बचेगा। चलिए ए बी यहाँ कट गया, यहाँ ए सी कटेगा और यहाँ बी सी कटेगा, तो यहाँ बच जाएगा आपका x बट्टा ए प्लस वाई बट्टा बी और प्लस में z बट्टा सी बराबर में 1। यानी कि x और y और z अक्ष के साथ जब अंतःखंड ए बी सी दिया हो तो उस रूप में आपका यहाँ समीकरण हो जाएगा यह। आप इसको याद रखेंगे कि x अक्ष y अक्ष और z अक्ष के साथ अंतःखंड ए बी सी हो तो उसका समीकरण यह होता है। चलिए अब आगे बात करते हैं, दो दिए समतलों के प्रतिच्छेद से होकर जाने वाला समतल का समीकरण, प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन। चलिए देखते हैं, हम लोग यहाँ पे दो प्लेन ले लेते हैं, दो समतल ले लेते हैं, ठीक है। आपके दो समतल यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, एक यह समतल हो जाएगा और दूसरा समतल इधर ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह से ये आपके पास दो समतल दिए गए हैं, ठीक है। और इन दोनों समतलों के प्रतिच्छेद से एक अन्य समतल गुजर रहा है, ठीक है। तो इस समतल का समीकरण क्या है, तो हमारे पास ये समतल और ये समतल दिया है और ये जो तीसरा हमें निकालना है मैं इसे डॉटेड कर देता हूं, इसे ही मुझे ज्ञात करना है, ठीक है। और इस समतल का समीकरण क्या होगा जो इन दोनों दिए हुए समतलों के प्रतिच्छेद से होकर जा रहा है, देख रहे हैं ना। तो मैं मान लेता हूं कि माना दो दिए गए समतल या समतलों के समीकरण एक को ले लेते हैं वेक्टर r डॉट वेक्टर n1 बराबर में d1 तथा वेक्टर r डॉट वेक्टर n2 बराबर में d2 है। ये आपके दो समतलों के समीकरण दिए गए हैं। तो अभिष्ट जो हमें ज्ञात करना है समतल का समीकरण, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि दोनों समतलों के प्रतिच्छेद से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, दोनों समतलों के प्रतिच्छेद से होकर जाने वाले समतल का समीकरण वह हो जाएगा वेक्टर r डॉट वेक्टर n1 प्लस लेमडा वेक्टर n2
और प्लस सॉरी बराबर में d1 प्लस लेमडा d2। अब कहोगे कि सर ये कैसे होगा, तो देखो यहाँ लेमडा एक कांस्टेंट है, ठीक है। देखो और इस कांस्टेंट का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो समतल जा रहा होगा, ये समतल ये प्रतिच्छेद से जाएगा, तो इस पर स्थित कोई बिंदु हमारे पास क्वेश्चन में दी गई होगी, है ना। वह बिंदु दी गई होगी, उसको रख के पहले हम लोग लेमडा का मान निकाल लेंगे, और लेमडा का मान प्राप्त होते हैं फिर इस समीकरण में रख देंगे, तो हमारा अभिष्ट समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा ना, तब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। जो आपके पास दो समतल दिए होंगे, उनके प्रतिच्छेद से होकर जाने वाला जो समीकरण हमें ज्ञात करना होगा, उसके बीच कोई बिंदु दी गई होगी, वहां पे कोई बिंदु दी गई होगी, और प्रतिच्छेद बिंदु वहां पे दी गई होगी, और उसी बिंदु को जब इसमें रखेंगे तो लेमडा का मान प्राप्त हो जाएगा, और पुनः इस समीकरण में रख देंगे तो हमें अभिष्ट समीकरण समतल का प्राप्त हो जाएगा। अब इसका कार्तीय रूप में कैसे होगा, कार्तीय रूप में किस तरह से होगा, तो हमारे मान लेते हैं कि माना दो समतलों का समीकरण हम लोग किस तरह से मान लेते हैं, वेक्टर रूप में मान लेते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0 दिया हो, तो आपके दोनों समतलों के प्रतिच्छेद से होकर जाने वाले समतल का समीकरण क्या हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस लेमडा इंटू में a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर में 0। अब यहाँ हम लोग लेमडा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो जो x y z है ना, कोई निर्देशांक दिया होगा जहां से वह समतल गुजर रहा है, तो वहां रखेंगे पूरा, तो हमें लेमडा का वैल्यू पता चल जाएगा, लेमडा का वैल्यू फिर वापस इसी समीकरण में रख देंगे, तो हमारा अभिष्ट समीकरण निकल जाएगा समतल का। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दो रेखाओं का सहतलीय होना कैसे होगा, यानी कि कोप्लनरिटी ऑफ टू लाइन, मतलब कि दो रेखाएं एक ही तल पर स्थित होंगी, उसके लिए क्या कंडीशन है। मैं यहाँ पर ये मान लो एक तल ले लेता हूं, कैसा भी आप तल ले सकते हैं। चलिए यहाँ आपका एक तल हो गया, इस पर मैं मान लेता हूं हमारे पास दो रेखाएं हैं, ठीक है। आप त्रिविमीय ज्यामिति के अंदर भी इसको दर्शा सकते हैं, यहाँ पे हम लोग त्रिविमीय ज्यामिति के अंदर भी इसे दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष लेकर, ठीक है। चलिए इस तरह से एक्स वाई जेड, यह आपका एक तल हो गया, और तल पर ये दो रेखाएं दी गई हैं, एक ही तल पर कब होंगी, यानी कि कोप्लनरिटी कब होगा। कोप्लनरिटी यानी कि सहतलीय के लिए मैंने आपको बता रखा है कि या तो वो एक ही तल पर स्थित हो या एक ही तल के समांतर हो, समझे ना, एक ही तल पर स्थित हो या एक ही तल के समांतर हो। तो मैं मान लेता हूं कि माना दो रेखाओं का समीकरण क्रमशः हमारे पास दिया हो, एक वेक्टर r बराबर में वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1, और दूसरा जो दिया है वेक्टर r बराबर में वेक्टर a2 प्लस म्यू वेक्टर b2। तो देखो मान लेते हैं कि यह आपका पहला रेखा है L1, और ये जो है आपकी दूसरी रेखा है L2। यहाँ पे हमारे दोनों समीकरण दिए हैं, ये L1 का दिया है और यह दूसरा वाला L2 का दिया है, ठीक है। तो ये वेक्टर A1 क्या है, तो इस पर स्थित एक बिंदु दिया होगा जिसका यह पोजीशन वेक्टर दिया हो, और इस रेखा के समांतर सदिश जो दिया है वह आपका क्या है, वह समांतर सदिश जो है आपका कहीं भी हो सकता है, वह समांतर सदिश क्या है आपका वेक्टर B1 है, ठीक है। उसी तरह से दूसरी की बात करेंगे, तो यहाँ पर स्थित इस रेखा पर स्थित एक बिंदु B दिया है, ठीक है, जिसका पोजीशन वेक्टर A2 है, ठीक है। और इस रेखा के समांतर
एक सदिश दिया है जिसे हम लोग वेक्टर B2 के नाम से यहां जान रहे हैं। हम लोग जानते हैं ना जी, ये दोनों चीजें जानते हैं। ये क्या होता है कि एक बिंदु जो रेखा पर दी गई हो उसका स्थिति सदिश है, और यह क्या है, उस रेखा के समांतर एक सदिश दिया गया है, इसे ना दर्शाएंगे। चलिए, तो अगर मैं वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 निकालता हूं तो वह एक ऐसा सदिश होगा जो इस समतल पर लंब होगा, जो इस समतल पर लंब होगा। यानी कि लिखेंगे कि समतल पर लंब सदिश, लंब सदिश क्या होगा आपका, तो लंब सदिश होगा वेक्टर B1 क्रॉस में वेक्टर B2, यही ना हो जाएगा। अच्छा, और अगर मैं वेक्टर AB की बात करूंगा तो आप B के पोजीशन वेक्टर में से A का पोजीशन वेक्टर घटा दोगे, यानी कि A2 माइनस वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 लिखोगे, यही ना लिखोगे, वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1। चलिए, यही ना होगा। अब देखिए, समतल पर एक स्थित सदिश यानी वेक्टर AB जो होगा वह तो लंब होगा ही ना जी वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 पर, क्योंकि वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 समतल पर एक लंब सदिश है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम लोग क्या ले सकते हैं, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट बराबर में हम लोग 0 लिख सकते हैं। चलिए, तो वेक्टर AB की बात करें तो वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 हो जाएगा, और डॉट ये वेक्टर B1 और क्रॉस में वेक्टर B2, यानी कि यह कंडीशन जब सेटिस्फाई करेगा तो दोनों आपकी रेखाएं एक ही तल पर या एक ही तल के समांतर होंगी, यानी कहने का तात्पर्य है कि सहतलीय होंगी। अच्छा, अगर मैं कार्तीय रूप में बात करूं तो कार्तीय रूप में मान लेते हैं कि वेक्टर A जो है ना, वेक्टर A1, वेक्टर A1 जो है ना वह है आपका x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और वेक्टर A2 जो है ना वह है x2 i कैप प्लस y2 j कैप और प्लस z2 k कैप, ठीक है। और वेक्टर B1 जो है ना वह दिया है आपके पास A1 i कैप B1 j कैप और प्लस C1 k कैप, और वेक्टर B2 जो दिया है ना वह आपका A2 i कैप B2 j कैप और प्लस में C2 k कैप। तो इसके अनुसार अगर मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालूं तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू किस तरह से दिखाएंगे, इसका वैल्यू हम लोग किस तरह से दिखाएंगे, तो यह डिटरमिनेंट ऑफ x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, और यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 बराबर में 0 के बराबर होगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे जो आएगा वही वैल्यू इसका भी आएगा, ठीक है। चलिए, तो समझ में आया, ये कार्तीय रूप में हो गया। आप इसको सिंप्लीफाई करके देख सकते हो, इसके बराबर आएगा। अगर मान लीजिए किसी समतल का समीकरण ax प्लस by प्लस cz बराबर में d दिया है, ठीक है, और मुझे इससे क्या करना है कि मूल बिंदु से समतल के बीच की दूरी, मूल बिंदु से समतल के बीच की दूरी और जो आपका समतल होगा, समतल उसके डायरेक्शन कोसाइन की बात करेंगे तो किस तरह से निकालेंगे, तो हमें करना क्या होगा कि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से भाग कर देंगे, ठीक है। तो भाग करने पर हो जाएगा a बटा में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स, बी बटा में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू वाई, सी बटा में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड बराबर में डी बटा में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहां जो होगा ना मूल बिंदु से हम लोग देखे थे ना एलएक्स प्लस एम एक्स प्लस एन एक्स सॉरी एलएक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर डी के रूप में था, इस रूप में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ए बी सी दिया हुआ है, तो इसीलिए मुझे क्या करना होगा, डायरेक्शन कोसाइन यहाँ पे ना होना चाहिए, इसीलिए मैंने क्या किया कि इसका मैग्नीट्यूड निकालिया, यानी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से मैंने भाग कर दिया सामने। तो ये आपके यहां से ये आपके क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे, और मूल बिंदु से समतल के बीच की दूरी यह हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज में, जब शुरू के एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनाएंगे तब, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि मुझे अविलंब रूप में बदलना होगा तब,
मुझे कह देगा कि अभिलंब रूप में एक समतल का समीकरण दे देगा, उसे अभिलंब रूप में बदलना होगा और उसके डायरेक्शन कोसाइन और मूल बिंदु से उस समतल के बीच की दूरी लिखनी हो, तब हम लोग ये काम करेंगे। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड कर देते हैं। हमारे 3 चैनलों को आप सब्सक्राइब करेंगे। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।